सर इस लेक्चर को आप डीटी अमेंडमेंट्स का पार्ट 2 बोल सकते हैं, लेक्चर 2 बोल सकते हैं। लेक्चर 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे ही, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मिल जाएगा। सर डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको जितनी भी अपडेटेड बुक्स हैं डायरेक्ट टैक्स की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, अमेंडमेंट्स के कारण हम लोगों ने बुक अपडेट कर दी। अब हम लोग 22nd एडिशन पे हैं। वो बुक पीडीएफ अवेलेबल है, दोनों वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए अलग है, सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए अलग है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। सर जब आप पीडीएफ को रेफर करेंगे तो हर चैप्टर के पहले पेज पे नोटिफाई किया हुआ है कि अमेंडमेंट्स कौन कौन से पेज पे है। आप हर चैप्टर, जैसे आप फॉर एग्जांपल क्लबिंग चैप्टर में जाएंगे, फर्स्ट पेज पे तो लिखा हुआ है कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। आप रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर पे फर्स्ट पेज पे जाएंगे, मेरी जो 22nd एडिशन की बुक है, ये बुक आपको फ्रीली पीडीएफ पूरी बुक अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सीए इंटर एंड सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स बुक रेफरेंस अलग अलग है, मिक्स मत करना। आप बुक डाउनलोड करेंगे, हर चैप्टर के पहले पेज पे जाएंगे तो वहां अमेंडमेंट्स किस किस पेज पर है वो मेंशन किया हुआ है आपको डायरेक्ट टैक्स पार्ट में। अब रिटर्न ऑफ इनकम में 2 पेज पे अमेंडमेंट्स है, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 19 पे। ऐसे ही अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है पेज नंबर 6.1 पे। ऐसे ही मैं अगर सेट ऑफ की बात करूं तो वहां मैंने नोटिफाई किया है कि इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है इस बार। एनीवे सर अमेंडमेंट्स नहीं है पर्टिकुलर सेक्शन में, लेकिन दूसरे अमेंडमेंट्स उसको इंपैक्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। आपने देखा हम लोग डिडक्शन चैप्टर में 80 सीसीडी का क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहां सैलरी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हमें इंपैक्ट कर रहा था, हमने कवर किया उसको। सैलरी की एक ही अमेंडमेंट है क्या कि अगर आप 115 बीएसी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में इनकम कंप्यूट करके टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको ग्रॉस सैलरी में सेक्शन 16 का डिडक्शन जो पहले 50,000 मिलता था अब 75,000 मिलेगा। नॉर्मल रहोगे, नॉर्मल रेगुलर इनकम कंप्यूट करके नॉर्मल टैक्स पे करोगे, मतलब इफ यू हैव शिफ्टेड आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी। सर मैं 115 बीएसी से बाहर निकलना चाहता हूं, तब तो सैलरी में 50,000 का बेनिफिट है, और 115 बीएसी के अकॉर्डिंग इनकम और टैक्स कंप्यूट करोगे तो वहां पर आप 75,000 रुपीज का डिडक्शन ले सकते हो। इकलौती एक अमेंडमेंट है ये सैलरी चैप्टर की, ठीक, लेकिन इसके इंपैक्ट अलग अलग जगह पे हैं। जैसे आज हम लोग अब इस क्लास में क्या क्या कवर करेंगे। सर हम लोग अमेंडमेंट्स कवर करेंगे क्लबिंग चैप्टर की। बोला सर क्लबिंग चैप्टर में तो कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। सर हम दूसरे अमेंडमेंट्स के इंपैक्ट डालेंगे क्लबिंग चैप्टर में और क्वेश्चन कराएंगे आपको, डोंट वरी। सर क्लबिंग चैप्टर के डिस्कशन करेंगे, सेट ऑफ ऑफ लॉस चैप्टर की अमेंडमेंट का डिस्कशन करेंगे, रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट का डिस्कशन करेंगे और एडवांस टैक्स के चैप्टर की अमेंडमेंट का डिस्कशन करेंगे। और सर एक्चुअली में क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ लॉस एज वेल एज एडवांस टैक्स में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, जो अमेंडमेंट्स है सिर्फ रिटर्न चैप्टर में है अगर हम चैप्टर की बात करें तो। बट अब दूसरी तीसरी जगह अमेंडमेंट्स हैं, जैसे 115 बीएसी में अमेंडमेंट्स है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा हमारा किसमें, क्लबिंग चैप्टर में। सर सैलरी के अंदर सेक्शन 16 में अमेंडमेंट्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन 57 में अमेंडमेंट्स है फैमिली पेंशन को लेके। सर उसका क्या इंपैक्ट होगा क्लबिंग में, मैं उससे रिलेटेड आपको 2 एग्जांपल्स कराऊंगा। अच्छा लगेगा आपको, एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा, टाइम वेस्ट यहां पे आपका नहीं होगा। थोड़ा सा यूट्यूब पे आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा के 1.3 या 1.5 पे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को जरूर फॉलो कीजिए। इसके आगे भी कोई लेक्चर आएगा तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, पिछले लेक्चर का भी लिंक दे रखा हूं। उसके अलावा जो मेरी नई बुक है डायरेक्ट टैक्स की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सीएसी में, उसके भी लिंक्स मैं दे रखा हूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट की आरटीपी एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर कंपाइल करके क्वेश्चन पेपर रिलीज किए हैं। सी इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन दिए हैं उसको मैंने कंपाइल करके एक साथ रिलीज किए हैं। मोटा मोटी कितने, 8, 10, 11 सेट्स। आप आराम से एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। सर ये अमेंडमेंट्स किसके लिए रेलिवेंट है, मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26 सीए इंटर के एग्जामिनी, और या फिर आप सीएमए इंटर जून या दिसंबर एग्जामिनी है। सर इसके एग्जाम्स के लिए हमने अपनी बुक अमेंडमेंट्स, चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर, चेंज ऑफ फाइनेंस एक्ट के कारण हमने क्या किया, अमेंड कर दी है। 22nd एडिशन अब आपके लिए रेलिवेंट है, चाहे आप डीटी वॉल्यूम 1 और या फिर वॉल्यूम 2 की बात करें।
अपडेट कर दी गई हैं। आपके एग्जाम का असेसमेंट ईयर है 25-26, प्रीवियस ईयर है 24-25। आप पिछले साल तक पढ़ते थे फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट्स, अब आप क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंस एक्ट 24 की अमेंडमेंट, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 24 की अमेंडमेंट्स। इस वीडियो में 4 चैप्टर की कवरेज करेंगे। उस चैप्टर के अंदर क्या अमेंडमेंट्स हैं और दूसरी अमेंडमेंट्स का क्या इंपैक्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है डीटी अमेंडमेंट्स का, डिडक्शन चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। साथ में नई बुक को जरूर रेफर कीजिए। बुक खरीदने तो नहीं बोल रहा, आप बुक का पीडीएफ डाउनलोड करके आप जो नई बुक है उसके क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स को रेफर कीजिए। कहीं कहीं थोड़ा सिलेबस कम भी हुआ है, थोड़ा सिलेबस कम भी हुआ है। जैसे सीएमए इंटर में डिडक्शन चैप्टर में कुछ सेक्शंस ड्रॉप कर दिए गए हैं, तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे नोटिफाई किया था। बुक में डाल दिए थे, लेकिन उसके बाद इंस्टीट्यूट का जब स्टडी मैट आया तो देखा कुछ सेक्शंस उसने ड्रॉप कर दिए हैं, तो हमने भी उसको नोटिफाई कर दिया कि ये चीज की तैयारी नहीं करनी है। सेट ऑफ लॉस चैप्टर में सेक्शन 79 अब सीएमए इंस्टीट्यूट ने ड्रॉप कर दिया है। तो इसीलिए प्लीज आप लेटेस्ट जो बुक है हमारी उसको अपने एग्जाम्स के लिए रेफर कीजिए, अगर आप हमारी बुक फॉलो कर रहे हैं अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो सर एज सच क्लबिंग चैप्टर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। बात कर ले क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर की। सर देखिए, क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर वॉल्यूम 2 में जब आप आएंगे पेज नंबर 13.1 पे, तो यहां लिखा हुआ है कि एज सच कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। मतलब आप सेक्शन 60, 61, 64 ये सब क्लास के अंदर पढ़ते हैं, 61 पढ़ते हैं, 60 पढ़ते हैं, 64(1)(2), 64(1)(4), 64(1)(6) है ना, 7, 8, 64(1)(a) माइनर, उसकी क्लबिंग पे एग्जाम्शन मिलता है 1032, एचईएफ की इनकम क्लब्ड होती है, वहां एज सच कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। बट अमेंडमेंट्स दूसरी जगह है जिसका इंपैक्ट यहां पर आ सकता है एग्जाम्स में। अब क्या है उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। सर क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर पहले समझा देता हूं, फिर लिखवा दूंगा, डोंट वरी। हम इस वीडियो में 4 चैप्टर कवर कर रहे हैं, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, सेट ऑफ लॉस और क्लबिंग। सर असेसमेंट ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 24-25, मेन बुक का रेफरेंस 22nd एडिशन। देयर इज नो स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स इन द क्लबिंग चैप्टर, बट हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। सर अमेंडमेंट्स कहां है? सेक्शन 16(1)(a। सर 50,000 का डिडक्शन मिलता था, वो अब कितना हो चुका है? 75,000 रुपए का डिडक्शन हो चुका है। अगर आप एक इंडिविजुअल है और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम यानी 115 BAC के अकॉर्डिंग अपनी इनकम कंप्यूट कर रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं, तो 50,000 की जगह क्या बेनिफिट लीजिए? 75,000 का। अब इसका इंपैक्ट क्लबिंग चैप्टर में क्या पड़ा? तो सर क्लबिंग चैप्टर में हम लोग सेक्शन 64(1)(2) पढ़ते हैं और वहां सैलरी की बात करते हैं कि एक स्पाउस का किसी एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस एंटिटी से दूसरे स्पाउस को बिना किसी क्वालिफिकेशन, डिग्री, एजुकेशन, नॉलेज के सैलरी मिल रही है, तो जो दूसरे स्पाउस को वो सैलरी मिल रही है वो पहले स्पाउस जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसमें क्लब्ड हो जाएगी। पढ़ते हैं क्लास के अंदर, याद आ रहा होगा आपको। क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर में पहले लेक्चर के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, चाहे आप मेरे से पढ़ो या किसी भी टीचर से पढ़े हो, ये कॉन्सेप्ट्स कॉमन है। क्या कि अगर एक स्पाउस है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंसर्न में, तो ए लिमिटेड एक कंसर्न है और एक स्पाउस मिस्टर ए जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है होल्डिंग 20% और मोर इक्विटी शेयर की। सर ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स 20% और मोर होल्ड करेगा कोई भी पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, तो हम बोलेंगे उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया, इसकी 25% की होल्डिंग है। अच्छा, इसके यहां होल्डिंग भी इसकी और इसके यहां नौकरी भी कर रहा है, सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ। कौन? मिस्टर ए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी कंसर्न में उसकी वाइफ भी काम कर रही है जिसकी सैलरी 40,000 रुपीज है पर मंथ और उसके पास इससे रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन, कोई प्रोफेशनल एजुकेशनल नॉलेज सर्टिफिकेशन नहीं है। बस इसी रीजन से क्या होगा? इसी रीजन से क्या होगा? हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं? मिसेज ए की सैलरी इनकम, ध्यान रखना क्या क्लब्ड होगी? मिसेज ए की सैलरी इनकम क्लब्ड हो जाएगी, किसको? मिस्टर ए को। ठीक है, पढ़ते हैं। तो सर मिस्टर ए की इनकम अब कंप्यूट करने के लिए एग्जाम में आ रहा है कि टोटल इनकम मिस्टर ए की कंप्यूट करो,
और ये भी बोल रहा है एग्जाम में क्वेश्चन कि मिस्टर ए 115 बीएससी में ही रह के इनकम कंप्यूट करना चाहता है, टैक्स पे करना चाहता है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। वो टैक्स कंप्यूट कैसे करना चाहता है? टैक्स कंप्यूटेशन एज पर सेक्शन 115 बीएसी 1A के अकॉर्डिंग वो टैक्स कंप्यूट करना चाहता है, तो इनकम भी वही कंप्यूट होगी। सर मिस्टर ए में इनकम क्लब्ड होगी, हम क्लबिंग चैप्टर में पढ़ते हैं, और कोई अमेंडमेंट नहीं है सर सेक्शन 6412 में। सेक्शन 6412 में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, बट दूसरी जगह अमेंडमेंट से कहा सैलरी में सेक्शन 16(1)(a) के अंदर। अब मिस्टर ए बोलता है मैं तो 115 बीएससी के अकॉर्डिंग इनकम कंप्यूट करूंगा, टैक्स पे करूंगा। ठीक है सर, आ जाओ सर। कहता है सैलरी इनकम ऑफ मिसेज ए का, हम ये किसकी सैलरी इनकम कंप्यूट कर रहे हैं? मिस्टर ए की। अब उसमें वाइफ की इनकम क्लब्ड करेंगे बिकॉज ऑफ सेक्शन 6412। कैसे सर? तो सर मिस्टर ए का कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और उस कंसर्न से उसकी वाइफ को, जिसके पास कोई एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, सैलरी मिल रही है। अच्छा, वो खुद भी सैलरी उठा रहा है मिस्टर ए, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टर ए खुद सैलरी उठा रहा है, उठाने दो। वाइफ की सैलरी हस्बैंड में क्लब्ड कर दो, क्योंकि वाइफ के लिए लिखा हुआ है कि उसके पास कोई नॉलेज, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है टू सपोर्ट दैट सैलरी। एक और क्लास में पढ़ते हैं, दोनों को सैलरी मिल रही है, दोनों के पास नॉलेज नहीं है, तो दोनों की इनकम निकालो, फिर कंपेयर करो किसकी हायर है, उसमें दोनों की इनकम क्लब कर दो। वो ये केस नहीं है। मिस्टर ए की क्वालिफिकेशन के लिए क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, वाइफ के क्वालिफिकेशन के लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इस सैलरी इनकम को सपोर्ट करने के लिए, तो आप सैलरी इनकम को ए में क्लब्ड करोगे। किसको? सैलरी इनकम को क्लब्ड करोगे, सैलरी को या सैलरी इनकम को? सर इनकम क्लब्ड होती है। ठीक है सर, इनकम क्लब्ड होती है, पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? तो सर वाइफ की इनकम निकालेंगे फिर उसको क्लब्ड करेंगे, तो वाइफ की इनकम निकालेंगे फिर उसको क्लब्ड करेंगे। हाँ सर, तो वाइफ की इनकम निकालने के लिए हम यहां पर डिडक्शन 75,000 रुपीज का दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाइफ के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, वाइफ भी एक तरह से डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में ही है। सर वाइफ क्या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है? हाँ, वाइफ भी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है। सर हस्बैंड डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है? हाँ। सर अगर वाइफ को टैक्स देना हो तो वाइफ भी बोल रही है कि मैं 115 बीएससी में ही रहूंगी। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट रहे तो वही मानते भी हैं हम लोग कि वाइफ भी अपने इनकम की कंप्यूटेशन और टैक्स की कंप्यूटेशन सेक्शन 115 बीएससी के अकॉर्डिंग करेगी। तो सर वाइफ को हम सैलरी कंप्यूट करेंगे, वाइफ की सैलरी कितनी मिल रही है वाइफ को? 40,000 रुपीज पर मंथ। कितना हो गया ग्रॉस सैलरी? 480। अब हम लोग पिछले साल तक यहां 50,000 घटाते थे, हम यहां इस साल से 75,000 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि वाइफ भी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है। वाइफ भी बोलती है कि मैं सेक्शन 115 बीएससी फॉलो करूंगी अगर मेरे हाथ में कोई इनकम टैक्सेबल होगी तो, लेकिन इस बार तो उसकी इनकम उसके हस्बैंड में क्लब्ड हो रही है। तो तुम, अच्छा हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। आज के दिन अगर आप कुछ ना करो तो आपको 115 बीएससी के अकॉर्डिंग ही इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। 115 बीएससी से निकलना चाहते हो तो क्या पढ़ते हैं क्लास में? रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है उसके पहले तुमको ऑप्शन ऑप्ट करना होगा, एक फॉर्म भरना होगा, डिक्लेरेशन, और उसके बाद 115 बीएससी से बाहर निकलना होगा। तो ऐसा तो कुछ यहां दिया ही नहीं है, उल्टा कह रहा है कि मिस्टर ए मैं 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करूंगा और मिसेज ए भी उसी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगी। तो तुम 75,000 का डिडक्शन ले लो, डिडक्शन लेने के बाद इनकम आएगी और इनकम क्लब्ड होती है, तो क्लब कर दिया। ठीक, ध्यान रखना, हम क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर पढ़ते हैं, इनकम की क्लबिंग होती है और इनकम कंप्यूट करेंगे अगर सैलरी की तो वहां पर वाइफ का हमें डिडक्शन लेना पड़ेगा 75,000 रुपीज का। अब मिस्टर ए को भी सैलरी मिल रही है, बेस्ट पार्ट क्या है? मिस्टर ए को भी 75,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा उसकी अपनी सैलरी पे। सर मिस्टर ए हस्बैंड जिसका हम लोग कंप्यूटेशन कर रहे हैं, सर उसकी खुद की सैलरी है 50,000 रुपए पर मंथ, तो ग्रॉस सैलरी आ गई। ग्रॉस सैलरी में फिर वो भी खुद डिडक्शन लेगा 75,000 रुपीज का। अब हस्बैंड की सैलरी प्लस वाइफ की सैलरी ऐड होके टोटल सैलरी, और फिर जीटीआई वगैरह में चले जाना आप। सर आपके पास सैलरी इनकम आ गई, फिर आप जीटीआई में चले जाना, फिर आप टीआई में चले जाना, आगे तो आपको मालूम है क्या करना है। बट पॉइंट है कि सर दो बार 75,000 रुपीज माइनस करेंगे। हाँ देखो, अगर तुम दो एम्प्लॉयर के यहां काम करते हो ना, अगर तुम
मान लो 6 महीना ए लिमिटेड के यहां काम किए और 6 महीना बी लिमिटेड के यहां काम किए तुम, तो दोनों की सैलरी ऐड होके एक ही बार डिडक्शन मिलता है। बट यहां पर दो लोगों को सैलरी इनकम हो रही है, एक वाइफ को इनकम हो रही है, तो वाइफ की इनकम कंप्यूट करने के लिए उसको आप डिडक्शन दो, 50 नहीं 75 का दो, और फिर उस इनकम को हस्बैंड में क्लब्ड करो। और एक हस्बैंड की खुद की इनकम है तो उसको भी डिडक्शन दो। तो सर क्लबिंग में एक तरह से बेनिफिट हो रहा है सर, आप इस तरीके से प्लानिंग करके दो बार बेनिफिट ले रहे हैं डिडक्शन का। हाँ, गवर्नमेंट दे रही है सर। हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ते हैं, इनकम, तो पहले इनकम कंप्यूट करोगे फिर क्लब करोगे, और इनकम कंप्यूट करते समय आप 75 हजार का 2 बार डिडक्शन दोगे। जनरली हम लोग 50 का ही देते थे, और ये भी नहीं देखते थे कि 115 बीएससी है या नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 115 बीएससी हो या ना हो, बेनिफिट तो 50,000 का मिलेगा ही। लेकिन अब चूंकि एक तरफ बेनिफिट 50,000 का है और दूसरी तरफ 75,000 का है, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम में हम लोग इंडिविजुअल के क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां 115 बीएससी ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आंखें खुली रखनी पड़ेगी। सर क्लबिंग का क्वेश्चन आया था, मैं तो बना के आ गया, लेकिन आपने 115 बीएससी के बारे में नहीं सोचा, एग्जाम में फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सर एग्जाम में क्वेश्चन बना के तो आते हैं लेकिन मार्क्स नहीं मिलते हैं, हो सकता है इसी सब रीजन से ना मिले हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप मेरी बुक देखोगे, मेरी बुक के पेज नंबर 3 पे जाओगे, पेज नंबर 3 पे, तो देखिए यहां पर मैंने 75,000 रुपीज का एक बेनिफिट ले रखा है मिस्टर ए के लिए, 75,000 का बेनिफिट लिया हुआ है मिसेज ए के लिए। सर क्वेश्चन जब साइलेंट रहता है कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है या नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ही में जाएंगे ना। या फिर एक ऑल्टरनेट आंसर दे सकते हैं आप कि अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से शिफ्ट आउट कर जाते हैं तो उनको 50 हजार का ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 75 का ले लो और एक नोट दे दो, रेडी तो रहना पड़ेगा आपको। और सर यहां तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में हस्बैंड वाइफ दोनों, तो जब है तो वाइफ की इनकम कंप्यूट करते समय भी 75,000 माइनस करके क्लब्ड करो हस्बैंड में, और हस्बैंड की खुद की इनकम में भी 75,000 रुपीज का डिडक्शन लो। एक और नया एग्जांपल, इसमें भी अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट। सर क्या अमेंडमेंट आई है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में एक अमेंडमेंट है फैमिली पेंशन को लेके। फैमिली पेंशन को लेके क्या अमेंडमेंट है सर? सर नॉर्मली फैमिली पेंशन की जब इनकम होती है हस्बैंड की डेथ पर वाइफ को या वाइफ की डेथ पर हस्बैंड को, तो फैमिली पेंशन को हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करते हैं, और फिर सेक्शन 57 में डिडक्शन लेते हैं। क्या? 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लोअर। पढ़ते हैं ये हम लोग। सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी डिडक्शन। सर सैलरी की क्लास में हम लोग रहते हैं तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन सेक्शन 16(1)(a) का 50,000 है। 115 बीएससी वालों के लिए वो लिमिट बढ़ के कितनी हो गई है? 75,000। ऐसे ही फैमिली पेंशन में जब इसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करते हैं तो इसके लिए डिडक्शन है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर आप 115 बीएससी वाले हैं, इफ एसएसी इज पेइंग टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो यहां भी एक अमेंडमेंट है, 15,000 की लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपए। ये इस बार की अमेंडमेंट्स है फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 की आपके एग्जाम्स के लिए। अब इसका क्या इंपैक्ट है सर? तो अमेंडमेंट भी कवर हो जाएगा और क्लबिंग चैप्टर में इसका इंपैक्ट भी अभी देख लेंगे। सर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के मेरे नोट्स में जाएंगे वॉल्यूम 1 में। वॉल्यूम 1 में आप ये देखिए मेरे नोट्स है वॉल्यूम 1। सर वॉल्यूम 1 में मेरे पेज नंबर 7.1 पे जाएंगे तो यहां मेंशन है बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, पेज नंबर 6 पे, 11 पे, 19 पे, 20 पे, 21 पे, 22 पे। मैं अभी सारे अमेंडमेंट्स कवर नहीं कर रहा हूं, एक अमेंडमेंट्स का डिस्कशन कर रहा हूं। किसका? फैमिली पेंशन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं, पेज नंबर शायद 6 पे एक अमेंडमेंट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की एक अमेंडमेंट्स हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। पेज नंबर 7.6 पे स्टैट्यूटरी लिमिट 15,000, ये लिमिट बढ़ के 25,000 हो जाएगी अगर आप इनकम कंप्यूट कर रहे हैं 115 बीएससी के अकॉर्डिंग। यानी सैलरी में 50-75 दोनों ध्यान रखना है और फैमिली पेंशन में 15-25 दोनों ध्यान रखना है। 115 बीएससी में 25 ले लेना और 115 बीएससी से शिफ्ट आउट करोगे तो 15 लेना। ठीक है सर, अमेंडमेंट क्लियर है। अब इस अमेंडमेंट को मैं क्लबिंग चैप्टर में यूज कर रहा हूं तो आपकी अमेंडमेंट भी कवर हो जाएगी और क्लबिंग चैप्टर का एक और क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। सर आप नो
एग्जाम में अगर डीटी में स्कोर करना है तो हर एग्जाम्पल पे 115 बीएससी का तड़का लगाना पड़ेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल कंप्यूट कर रहे हो, मान लो आप सैलरी इनकम निकाल रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल रहे हो, पीजीबीपी इनकम निकाल रहे हो, या टोटल इनकम निकाल रहे हो, या टैक्स कंप्यूट कर रहे हो, आपको हर एग्जाम्पल में सोचना पड़ेगा कि अगर एसएससी 115 बीएससी में है तो क्या होगा आंसर, और 115 बीएससी में नहीं है तो क्या होगा आंसर, तभी आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। ठीक है सर, ये अमेंडमेंट की लेक्चर्स है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने टेक्स्ट पहले पढ़ा हुआ है मेरे से या किसी भी फैकल्टी से। आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए। मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी बुक को भी फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, खरीदने का कोई चक्कर नहीं है। YouTube पे आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी बुक को फॉलो कीजिए, प्लस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। आपको मेरे यहां एडमिशन नहीं लेना है, ना मेरे यहां कोई पैसे वैसे देने हैं आपको इन सब के लिए। ठीक, हां, मैं अमेंडमेंट्स को विद एग्जांपल्स कराता हूं, लिंकिंग करते हुए, जैसे क्लास में पढ़ते हैं हम, जैसे क्लास में लिंकिंग करते हुए पढ़ते हैं ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, वैसे मैं लिंक कराते हुए पढ़ाता हूं। वो आइडिया तुमको मेरे डीटी अमेंडमेंट्स सीरीज 1 से चल गया होगा, और ये तो डीटी अमेंडमेंट्स सीरीज 2 है। ठीक, क्लबिंग में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है बोल के मैं आगे निकल सकता हूं, लेकिन अभी एक अच्छा खासा कनेक्शन करवा दिया मैंने आपको कि देखो क्लबिंग में सैलरी से रिलेटेड क्लबिंग होती है सेक्शन 6412 में, वहां पर 115 बीएससी का ध्यान रखते हुए 75,000 रुपए का एक बार नहीं 2 बार बेनिफिट दे सकते हो, तो क्योंकि 2 लोगों की सैलरी इनकम हो रही है जो एक पर्सन को क्लब्ड हो रही है, तो तुम डिडक्शन लेके फिर इनकम को क्लब्ड करो और 2 बार करो। सर गलत है ये, अरे गलत नहीं है, यही सही है सर। सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में ऐसे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यही सही है। अब तुम बोलोगे इंस्टीट्यूट ने किया है क्या, तो सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ऐसे क्वेश्चन में 2-2 बार उन्होंने बेनिफिट लिया है डिडक्शन का 50-50 का, या फिर 115 बीएससी है तो 75-75 का। डोंट वरी, ठीक है। नहीं सर मेरे भैया ने ऐसा कहा है वैसा कहा है, भाई मैं भी सर हूं और पिछले 15-20 साल से पढ़ा रहा हूं। फैमिली पेंशन, ठीक, फैमिली पेंशन में अमेंडमेंट्स क्या है, अगर आप 115 बीएससी वाले हो तो आपको 15 की जगह 25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है फैमिली पेंशन की टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए। अब इसको अमेंडमेंट्स में, अब इस पर एग्जांपल देखते हैं। बहुत प्लेन एग्जांपल दे रहा हूं, क्या कि सर वाइफ है मिसेज ए, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, फैमिली पेंशन मिल रही है 12,000 रुपया पर मंथ, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। इस मिसेज ए के पास एक माइनर चाइल्ड भी है जिसको अपनी स्किल्स से कोई इनकम नहीं हो रही है। स्किल्स से इनकम होती है तो क्लबिंग नहीं होता है। कहां से इनकम हो रही है, एफडी के इंटरेस्ट से इनकम हो रही है, कितने की, 6,000 रुपए पूरे साल भर में। ठीक है सर, अब कहता है कंप्यूट करो जीटीआई वाइफ के लिए, मिसेज ए के लिए, विडोअर है, हस्बैंड नहीं है इसीलिए फैमिली पेंशन मिल रहा है 15,000 रुपए, 12,000 रुपए पर मंथ, माइनर चाइल्ड को एक एफडी से इंटरेस्ट आ रही है 6,000 रुपए। बहुत लिमिटेड चीज मैंने दी है, एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, और भी चीजें होंगी। एक और माइनर चाइल्ड है वो ब्लाइंड है, एक और माइनर चाइल्ड है उसने अपने स्किल्स से इनकम कमाई है, मिसेज ए के पास एक प्रॉपर्टी भी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आई है। इस क्वेश्चन को और बढ़ाया जा सकता है। क्लबिंग में मेरे पास 3 सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी है। मेरे वॉल्यूम 2 में क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर में जाएंगे ना, तो इतने क्वेश्चन वहां पर है, इतने क्वेश्चन वहां पर है कि आपको कोई XYZ ऑथर की बुक कहीं कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आप मेरे सेट ए, सेट बी, सेट सी के क्वेश्चन बना लो, फिनिश। क्लबिंग के उतने क्वेश्चंस आपको कहीं और किसी बुक में मिलेंगे ही नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली छोटा रख रहा हूं। सर मिसेज ए पता नहीं 115 बीएससी में है या नहीं है, तो चलो 2 ऑप्शन और क्या कर सकते हैं। जब मालूम नहीं है तो केस ए और केस बी, केस ए केस बी। सर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है, नहीं सर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से शिफ्ट आउट हो चुकी है, ऑप्शनल स्कीम में है, रेगुलर टैक्स यानी नॉर्मल स्कीम। सर पहले डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के बारे में सोचना है और उसके बाद आप उसको बाहर निकालेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से, यह ध्यान रखना है। चेंज हो चुका है पिछले 2-3 साल से पैटर्न। पहले हम लोग रेगुलर टैक्स के बारे में सोचते थे और 115 बीएससी ऑप्शनल होती थी। अब पिछले 2-3 सालों से क्या है, 115 बीएससी डिफॉल्ट है, इससे बाहर निकलोगे तो किसमें जाओगे, ऑप्शनल स्कीम में। वो रेगुलर स्कीम है जहां पर हम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की बात करते हैं, एज और स्लैब रेट की बात करते हैं, और डिडक्शन और सब डिडक्शन और एग्जम्पशन देते हैं। 115 बीएससी में तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है। अब आ जाइए प्रेजेंटेशन पे। बहुत लिमिटेड इनकम मैंने कंसीडर की है समझाने के लिए।
दिमाग खुला रखना होगा आपको। 115 BAC को तो आपको हर जगह अप्लाई करना होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखोगे। अभी दो हिस्से हो गए। क्या कहता है, आपको फैमिली पेंशन है कितने की, 12,000 रुपए पर मंथ की, तो दोनों में 144। अब हम आपको डिडक्शन देंगे 57। क्या सर डिडक्शन मिलेगा 115 BAC वालों को? हाँ मिलेगा, उल्टा ज्यादा मिलेगा, 25,000। तो क्या है सर फैमिली पेंशन के लिए? 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन। सर नॉर्मल पेंशन सैलरी में जाता है, ये फैमिली पेंशन है इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और यहां बेनिफिट क्या है? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। और स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी? 25,000। 48 और 25 विच एवर इज लोअर, 25। सर 25 का बेनिफिट मिल गया 1,19,000। दूसरी तरफ जब आप शिफ्ट आउट कर गए कॉम्पोजिशन स्कीम से तो कितने का बेनिफिट मिला? मात्र 15, विच एवर इज लोअर, 15 का बेनिफिट मिला, तो 1,29 हो गई टैक्सेबल फैमिली पेंशन। एक हो गया, अमेंडमेंट का इंपैक्ट करा दिया। सर अमेंडमेंट भी बता दिया और क्लबिंग में अमेंडमेंट का इंपैक्ट भी बता दिया। एक पंथ दो काज, एक तीर दो शिकार। अब देखिए इसमें माइनर को थोड़ा सा क्लब करके एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दे रहा हूं। सर एफडी इंटरेस्ट हुई है माइनर को, तो सेक्शन 64(1)(a) के कारण यहां क्लब्ड होगी दोनों केस में। और सुना है माइनर की इनकम क्लब्ड होती है तो सेक्शन 32 का एग्जम्पशन मिलता है 1,500 रुपया पर माइनर चाइल्ड का, जो बेनिफिट 115 BAC में नहीं मिलेगा। पढ़ते हैं क्लास में, नहीं लिया पहले में, दूसरे में ले लिया। तो सर ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, यहां पर आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, ठीक। और यहां पर आपका अमेंडमेंट और कॉन्सेप्ट दोनों हो गए, कॉन्सेप्ट भी हो गए और अमेंडमेंट भी हो गए। अमेंडमेंट कहां का है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर का है। सर मोटा मोटी क्लबिंग में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब हम लोग सेट ऑफ लॉस चैप्टर में मूव करेंगे, वहां कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि दूसरे तीसरी जगह का क्या इंपैक्ट आता है, थोड़ा बहुत रिफ्रेश हो जाएगा वो टॉपिक्स। बाकी आप तैयारी करिए अपने अपने टीचरों की कंटेंट से। आपने मेरे स्टूडेंट हैं, आप किसी और टीचर के स्टूडेंट हैं, आप उनके कंटेंट को रेफर कीजिए, कंटेंट अपडेट कर लीजिए। देखिए नए बैच में मत जाइए, आप नई बुक पे शिफ्ट कीजिए। नई बुक के PDF आजकल मिल जाते हैं हर जगह, जो टीचर नहीं देते हैं उनके भी PDF स्कैन करके सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो जाते हैं, आपको खाली ढूंढना पड़ेगा। और मेरे तो अवेलेबल होते ही होते हैं, और मैं तो स्टार मार्क लगा देता हूं जहां जहां अमेंडमेंट्स है और जहां जहां अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट है। और मेरी DT की बुक में मैंने क्या बोला, हर चैप्टर के पहले पेज पे जाएंगे तो आपको अमेंडमेंट से रिलेटेड पेज नंबर का रेफरेंस मिलेगा, उस पेज नंबर पे जाएंगे तो आप स्टार मार्क लगा के अमेंडमेंट्स का हाईलाइटेड चीज मिलेगा आपको। PDF देंगे तो कल PDF देखेंगे तो कलर, और प्रिंट आउट देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट। सर देखिए मैंने अपनी ये अमेंडमेंट्स कवर कर ली, 7.6 पर ये वाली अमेंडमेंट्स मैंने कवर कर ली, ठीक है, और इस पेज पे कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। अब एक बार मैं आपको अपने टैक्स रेट चैप्टर पे ले जाता हूं। सर टैक्स रेट चैप्टर में 115 BAC में टेबल चेंज हुआ है, तो इससे रिलेटेड हम लोग अलग किसी क्लास में कवर कर लेंगे, आज नहीं कर रहा। लेकिन आगे जाके देखो, मैं नई बुक में 22nd एडिशन की बात मैं बोल रहा हूं, अपनी जो नई बुक है 22nd एडिशन, उसके पेज नंबर 2.9 पर देखो मैंने यहां इसको बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। बोल्ड करके ये बताना चाह रहा हूं कि भैया 115 BAC वालों को भी 16(1)(a) का डिडक्शन मिलता है, एज वेल एज फैमिली पेंशन का भी डिडक्शन मिलता है। हाँ अभी मैंने क्या बोला था, क्लबिंग माइनर चाइल्ड का 1032 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो देखो यहां लिखा हुआ है क्लबिंग माइनर चाइल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉट अलाउएबल। ये लिस्ट कौन सी है? 115 BC में ये सब एग्जम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। 16(1)(a) कटा हुआ है मतलब मिलेगा, फैमिली पेंशन कटा हुआ है मतलब मिलेगा। अब इसके लिए मैंने यहां हाईलाइट कर दिया है अपने नोट्स में, पेज नंबर 12 पे सबसे नीचे जाओगे, देखो मेरे नोट्स में अगर आप पेज नंबर 12 पे सबसे नीचे जाओगे तो देखो यहां मैंने 75,000 की बात की है, यहां मैंने 25,000 की बात की है। ऐसे देखो तो मैंने ये अमेंडमेंट्स अभी अभी आपको कवर करा दिए। सर 75,000 से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स आई हैं? सर 25,000 रुपीज से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स आई हैं? पहले क्या प्रेजेंटेशन देते थे, अब कैसी प्रेजेंटेशन देंगे, मैंने कवर करा दिया, ठीक, कवर करा दिया। क्लबिंग चैप्टर में अब आप फ्रीली सब कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं, मेरे सारे सेट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए नई बुक के क्वेश्चंस को देखने की, रेफर करने की।
कहां अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट है। जहां कहीं भी अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट होता है मैं ट्राई करता हूं उसको हाईलाइट कर देने का अपने सॉल्यूशंस में। तो आप जब पीडीएफ को सॉफ्ट कॉपी में देखेंगे तो अमेंडमेंट्स अगर कहीं पर हुए हैं आंसर्स में, क्वेश्चंस में, तो उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ ही है मैक्सिमम जगह पे। अब लिख लीजिए ताकि हम लोग सेट ऑफ लॉस में जा सके। क्लबिंग हो चुका हमारा। अब हम लोग सेट ऑफ लॉस करेंगे, फिर रिटर्न, फिर एडवांस टैक्स। सर जो आपका सीरीज 1 आया था, सीरीज 1 डीटी अमेंडमेंट्स का, वहां मैंने बोला था 10AA में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, एएमटी के कॉन्सेप्ट में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, सैलरी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट्स है वो मैंने करा दिया पिछली बार भी, अभी भी करा दिया मिक्स करके, और डिडक्शन को मैंने पूरा कवर करा दिया था 80C से लेकर 80U तक के कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, और एक मेजर क्वेश्चन 80CCD का करवा दिया था इंक्लूडिंग अमेंडमेंट का इंपैक्ट। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 22nd एडिशन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी बातें बताई जा रही हैं सीए इंटर के जनवरी 26 एग्जाम्स तक वैलिड है और सीएमए इंटर के दिसंबर 25 एग्जाम्स तक वैलिड है। फाइनेंस एक्ट 2025 से दूर रहें। फाइनेंस एक्ट बजट 2025 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इन एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना, दूर रहें इनसे। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर कुछ बच्चे अगर हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो 8527230445 व्हाट्सएप कीजिए और टीम से जुड़ जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। डेमो लेक्चर्स भी बिना रजिस्ट्रेशन फी दिए अवेलेबल है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं देनी, आप अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए डेमो लेक्चर्स चलवा सकते हैं टैक्सेशन बैच का। डन। यहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं, तो सैलरी इनकम और उसकी क्लबिंग के लिए 75,000 का इंपैक्ट हमने दिया। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। और एक बार नहीं 2 बार बेनिफिट दिया 75,000 रुपीज का, और देते हैं। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। अगर मिस्टर ए बोले कि मैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं रहना चाहता तो फिर उसके लिए 50,000 देना। वाइफ भी बोलेगी कि मैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं रहना चाहती तो उसके लिए भी फिर 50,000 दे देना। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज है। डन। वीडियो रोक के लिखा। एक बार सैलरी इनकम आ गई तो फिर GTI TI निकाल लेना। डन। नेक्स्ट। फैमिली पेंशन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर सेक्शन 57। डन। वीडियो रोक के लिखा और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल जिसमें मैंने क्लबिंग को मिक्स कर दिया। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। चलिए सेट ऑफ लॉस चैप्टर की बात कर लें अब। और यहां भी लिखा हुआ है कोई अमेंडमेंट्स नहीं है इस चैप्टर में, बट थोड़ी एक्स्ट्रा बात करेंगे, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां ना हो। सेट ऑफ लॉस चैप्टर में एज सच इसकी जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 70, 71 कि पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ करेंगे, फिर बिटवीन द हेड सेट ऑफ करेंगे, फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे HP लॉस को या PGBP लॉस, नॉर्मल, स्पेकुलेटिव, 35 AD, कैपिटल गेन के लॉस। सर जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं एज सच उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 115 BAC। बिकॉज ऑफ सेक्शन 115 BAC। सर अब जो है ना देखो इंटरमीडिएट लेवल पे, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे CA इंटर हो या CMA इंटर हो, इंटरमीडिएट लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो इंडिविजुअल्स के क्वेश्चन आते हैं, और इंडिविजुअल्स के ही ऊपर सेक्शन 115 BAC भी लगता है। हालांकि 115 BAC इंडिविजुअल, HUF, EOP, BO, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन सब पे है, बट इंडिविजुअल पे है
और आपके मोस्टली क्वेश्चन इंडिविजुअल के ही आते हैं। तो आपको एग्जाम के हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंक्लूडिंग जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, हर जगह 115 बीएससी के अकॉर्डिंग सोचना होगा। 115 बीएससी में रहेंगे तो क्या होगा आंसर, शिफ्ट आउट करेंगे तो क्या होगा आंसर। अभी देखो क्लबिंग में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सैलरी की क्लबिंग कर रहे थे तब 115 बीएससी, फैमिली पेंशन के बारे में सोचे तब 115 बीएससी, माइनर चाइल्ड को एग्जम्पशंस के बारे में तब 115 बीएससी। सर आप डिडक्शन के क्वेश्चन कर लो 80C से 80U, आपको 115 बीएससी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। एग्जाम्स के लिए आप 115 बीएससी को किसी भी चैप्टर में इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब सेट ऑफ लॉस चैप्टर में सीएमए स्टूडेंट प्लीज ध्यान रखिएगा, सीए स्टूडेंट के सिलेबस में तो कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, सीए इंटर के स्टूडेंट्स के सिलेबस में, बट सीएमए इंटर में सिलेबस इंस्टीट्यूट ने रिड्यूस कर दिया है। रिसेंटली सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी मैट इशू किया है जून 25 का। स्टडी मैट के कंटेंट देखोगे सेट ऑफ लॉस चैप्टर के, तो इन्होंने बहुत सारे सेक्शंस ड्रॉप कर दिए हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज रिलेटेड टू अमलगमेशन, रिलेटेड टू डिमर्जर, जिसका रेफरेंस सेक्शन 72A में होता था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डिंग चेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट 79 में डिस्कस होता था, ये सब ड्रॉप कर दिया है। सिर्फ देखो एक्स्ट्रा में सीए इंटर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा में सीएमए इंटर के स्टूडेंट सेक्शन 78 पढ़ते थे, 79 पढ़ते थे, अमलगमेशन डिमर्जर की लॉस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ की बात करते थे। सर ये दोनों सेक्शन के कंटेंट ड्रॉप कर दिए हैं। अब खाली एज कंपेयर टू सीए इंटर एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है सीएमए स्टूडेंट को, सेक्शन 78, और वहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। और सर इसी को ध्यान में रखते हुए जो मैंने अभी रिसेंट वॉल्यूम 2 लॉन्च की है, 22nd एडिशन की वॉल्यूम 2 सीएमए स्टूडेंट की, उसको मैंने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। सेट ऑफ लॉस चैप्टर के अंदर काफी सारे कंटेंट डिलीट कर दिए। तो अगर आप सीएमए स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो प्लीज मेरी नई बुक को रेफर कीजिए सेट ऑफ लॉस चैप्टर के लिए। और सीए स्टूडेंट सेक्शन 78 आपके सिलेबस में नहीं है, ये दोनों तो पहले से ही नहीं थे। तो यानी सीएमए स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। बाकी एज सच जो आप लोग सेट ऑफ के सेक्शन पढ़ते हैं 70, 71, या फिर कैरी फॉरवर्ड के जो सेक्शंस पढ़ते हैं 71B है, या फिर 72 है, या फिर 73, या फिर 74, या फिर 74A, कहीं पे आप स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात करते हैं, कहीं पे आप 35AD के बिजनेस के लॉसेस की बात करते हैं, कहीं पे आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के लॉसेस की बात करते हैं। एज सच वहां कहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, कहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। बट फिर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ा सा 115 बीएससी को भी यूज करूंगा और बाकी सेट ऑफ लॉस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी यूज करूंगा। पहले मैंने यहां कर दिया मार्क वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सर, हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं सेट ऑफ लॉस में, पेज नंबर 14.1। आप मेरी बुक वॉल्यूम 2 को रेफर करेंगे इसके लिए। 14.1 से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। अच्छा, मैंने इस नई बुक में थोड़ा सा लैंग्वेज भी चेंज किया है ना, एज कंपेयर टू माई ओल्ड बुक। सेट ऑफ लॉस चैप्टर के अंदर काफी सारे लैंग्वेज चेंज किए हैं। तो अगर आप सीए स्टूडेंट हैं या फिर सीएमए स्टूडेंट हैं, आप प्लीज मेरी इस नई बुक के अंदर कंटेंट को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा सेट ऑफ लॉस चैप्टर का। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरी पुरानी बुक में ये कंटेंट नहीं था, मेरी पुरानी बुक में ये वाला कंटेंट नहीं था। 115 बीएससी को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट मैंने नई बुक में डाल दिया है ताकि आप सेट ऑफ करने में गलती ना करें। ठीक है, स्टार भी लगा दिया है, अमेंडमेंट नहीं है, बट ये कंटेंट 115 बीएससी को ध्यान में रखते हुए डाल दिया ताकि आप गलती ना करो। 115 बीएससी में ये सारी चीजें मैंने क्लास के अंदर पढ़ाता हूं, गलती ना हो इसलिए इस कंटेंट को डाल दिया। तो थोड़ा लैंग्वेज एक बार देख लीजिएगा इस बुक का, नई वाली बुक का। सर हम लोग क्लास के अंदर सेट ऑफ लॉस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, यहां पे पर्टिकुलर कि आपको अगर कुछ लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करवाना है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्लास के अंदर स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, नॉर्मल बिजनेस लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, कैपिटल गेन का लॉस चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, ओनिंग एंड मेंटेनेंस का और स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन उसके लिए क्लास में क्या पढ़ते हैं कि आपको अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल करनी होगी। ड्यू डेट जो आपका है वहां तक आपको अपनी लॉस की रिटर्न फाइल कर देनी है, तभी आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे। सर कौन से लॉसेस,
चाहे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस हो, या फिर कैपिटल लॉस हो, या फिर ओनिंग मेंटेन हो, और या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस हो। यही क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आप रिटर्न को भले ड्यू डेट के बाद फाइल करो, आप रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करो तो भी आपका एचपी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं क्लास में कि अगर आपने रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, जिस ईयर में लॉस हुआ है उस ईयर की रिटर्न को उस ईयर के ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। जनरली ड्यू डेट क्या होती है? मार्च के बाद जुलाई या अक्टूबर या नवंबर, एज पर रिटर्न चैप्टर सेक्शन 139(1). आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद अगर लॉस की रिटर्न को फाइल करोगे तो कुछ लॉसेस ही हैं जो कैरी फॉरवर्ड होंगे, बाकी ये सब लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। क्लास के अंदर क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई पिछले साल का सेट ऑफ हो जाएगा, आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, इंट्रा हेड इंटर हेड, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। काफी क्वेश्चन क्लास में कराता भी हूं, ठीक। ये तो है, कोई अमेंडमेंट नहीं है अब, लेकिन आपको 115 बीएससी का ध्यान रखना पड़ेगा यहां पे। फॉर एग्जांपल 115 बीएससी में लिखा हुआ है कि हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं देंगे, और एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण अगर तुम्हारा कोई अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं एसएससी 115 बीएससी वाला तो नहीं है। अब कैसे है सर 115 बीएससी वाला? यहां पर तो आप पढ़ रहे हैं ना, यहां पे आप पढ़ रहे हैं कि ये सब लॉसेस हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इवन इफ आप रिटर्न लेट से फाइल करो। लेकिन देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है अपने नोट्स में, सब्जेक्ट टू सेक्शन 115 बीएससी। सर सेक्शन 80 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हो सकता है दूसरे सेक्शन में रेस्ट्रिक्शंस हो कैरी फॉरवर्ड को लेके। 115 बीएससी में लिखा हुआ है कि अनएब्सॉर्ब्ड तुम्हारा एडिशनल डेप्रिसिएशन हम तुम्हें बेनिफिट नहीं देंगे, और एडिशनल डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब्ड हो जाए तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, पिछले साल का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो रिटर्न लेट से फाइल करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, इस बात का तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा ना अगर क्वेश्चन में एसएससी 115 बीएससी वाला हुआ। अब यहां क्या लिखा हुआ है, एचपी लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इवन इफ यू हैव फाइल्ड योर रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट, लिखा हुआ है। अब देखिए इस एग्जांपल में एचपी लॉस भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट सर। इस क्वेश्चन में आप रिटर्न लेट से फाइल करेंगे और एचपी लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको एक नहीं दो सेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड के लिए। कैसे सर? सर मिस्टर ए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। प्लीज यूट्यूब पे ये क्लास अवेलेबल है और फायदा ही होगा उनको। सर मिस्टर ए प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, डन। आपका प्रीवियस ईयर आपका असेसमेंट ईयर, आपका एग्जाम्स मैंने ऊपर लिख ही दिया था कौन कौन से एग्जाम्स हैं। सर आपको बिजनेस लॉस हुआ कितने का? 4 लाख रुपए का ये लॉस है, और आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है कितने का? 3 लाख का। हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी के लॉस अगर है तो आप इसको दूसरे हेड तक 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ कर सकते हैं, और बचे हुए लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये सब कब? जब आप सेक्शन 115 बीएससी में ना रहे तब, ठीक है। अगर आप सेक्शन 115 बीएससी में है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है, तो आप एचपी लॉस न तो दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं और न ही इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सेम बात मैं 115 बीएससी की क्लास में आपको पढ़ाता हूं, बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए यहां अमेंडमेंट के नाम पर इसको मिक्स कर रहा हूं। अमेंडमेंट नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन 115 बीएससी का ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं। सर आपको 2 लॉस हुआ है, लॉस है, इनकम है ही नहीं, और आपकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या थी? 31 जुलाई, और आपने रिटर्न फाइल किया लेट से, बिलेटेड। अब रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की है, ड्यू डेट के बाद फाइल की है, तो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ सेक्शन 80। सेक्शन 80 बोलता है अगर तुम्हें लॉस हुआ है तो लॉस की रिटर्न टाइम पर फाइल करो, नहीं तो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक। एचपी लॉस सेक्शन 80 साइलेंट है, एचपी लॉस के लिए सेक्शन 80 साइलेंट है, सेक्शन 80 इज साइलेंट, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बट अब देखो क्या तर्का लगा इसमें। सर आपने रिटर्न लेट से फाइल की है, ड्यू डेट के बाद। ध्यान रखना, अगर कोई इंडिविजुअल ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करता है तो ही हैज टू फॉलो सेक्शन 115 बीएससी, ही हैज टू फॉलो। 115 बीएससी में आप पढ़े हुए हैं, ही हैज टू फॉलो सेक्शन 115 बीएससी।
आपने क्लास में क्या पढ़ा हुआ है 115 बीएसी की क्लास में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर तुमको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी से शिफ्ट आउट करना है नॉर्मल में, तो आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर अपना एक डिक्लेरेशन फाइल कर देना है, रिटर्न फाइल कर देनी है कि सर मैं 115 बीएसी से बाहर निकलना चाहता हूं, और फिर रिटर्न फाइल कर देनी है। ये सारा काम आपको ड्यू डेट के पहले पहले कर देना है। आरओआई के ड्यू डेट के पहले पहले आपको पोर्टल पर आके डिक्लेरेशन देनी है कि मैं 115 बीएसी से बाहर निकलना चाहता हूं, एंड अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल करनी है। अगर तुमको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी से बाहर निकलना है तो यह काम तुम रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से पहले पहले करोगे। अगर तुम रिटर्न फाइल लेट से करते हो, ड्यू डेट के बाद करते हो, तो आप 115 बीएसी में ही रह के उसके अकॉर्डिंग ही इनकम कंप्यूट करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स कंप्यूट करोगे। 115 बीएसी से बाहर नहीं निकल सकते। ये तुम्हारा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी डन। इसी के अकॉर्डिंग इनकम कंप्यूट करो, इसी के अकॉर्डिंग टैक्स दो। अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो शिफ्ट आउट, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले ऑप्शन शिफ्ट आउट का पोर्टल पर जाके ऑप्ट करो, अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल करो। तुमने तो सब कुछ किया ही नहीं, और तुम रिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो तुमको 115 बीएसी में रहना पड़ेगा। अब 115 बीएसी क्या बोलता है? 115 बीएसी में रहना पड़ेगा। तो 115 बीएसी क्या बोलता है? एक अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट का बेनिफिट लेने नहीं दूंगा। प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट 24B का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी लेट आउट में मिल जाएगा। यस, 115 बीएसी में अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो वहां 24B का बेनिफिट मिल जाता है इंटरेस्ट का। लेकिन अगर उसके कारण कोई लॉस हुआ तो देखो यहां क्या लिखता है कि मैं आपके हाउस प्रॉपर्टी लॉस को किसी दूसरे हिट से सेट ऑफ नहीं करने दूंगा, नॉट अलाउड, प्लस कैरी फॉरवर्ड भी करने नहीं दूंगा। यानी अगर आप 115 बीएसी में हैं और एचपी लॉस हुआ है, क्यों हो सकता है सर लॉस? सर प्रॉपर्टी लेट आउट थी, रेंट से ज्यादा इंटरेस्ट था, तो लॉस होगा। सर 115 बीएसी में एचपी लॉस को हम दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नॉर्मली 2 लाख तक कर सकते हैं, लेकिन 115 बीएसी में नहीं कर सकते। प्लस नॉर्मली हम लोग एचपी लॉस को 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 115 बीएसी में मना है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हुआ। सर बिजनेस लॉस तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सेक्शन 80। व्हाट अबाउट एचपी लॉस? एचपी लॉस तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सेक्शन 80 में तो मना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ एचपी लॉस के बारे में, तो तब कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। नहीं, देखिए यहां पर मेरा आंसर, सर ये आंसर एग्जाम में लिखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम नाइट के लिए। क्या? सिंस रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, Mr. A individual has to compute total income and tax as per the default tax regime. He has no option to shift out. He has no option to shift out from section 115 BAC. रिटर्न लेट से फाइल किया है तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है शिफ्ट आउट करने का, उसको 115 बीएसी में ही रहना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको एचपी लॉस का न तो सेट ऑफ परमिटेड है न कैरी फॉरवर्ड परमिटेड है। ऑल्दो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 80 रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ एचपी लॉस। सेक्शन 80 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर सेक्शन 80 को अलोन पढ़ो तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर एचपी लॉस, बट तुम लेट से रिटर्न फाइल कर रहे हो, तुम 115 बीएसी में से बाहर निकल ही नहीं सकते, तो तुम अब इस एचपी लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। प्लीज ये एग्जाम में जरूर लिखना। कनेक्ट करके दे दिया। और सर यही बात अब मैंने थोड़े अपने नोट्स में इंप्रूव भी कर दी है, पहले क्लास में बता देता था, अब थोड़ी इंप्रूव भी कर दी है। जैसे यहां लिख दिया है सब्जेक्ट टू सेक्शन 115 बीएसी, क्लास में लिखाया हुआ एग्जांपल्स, अब यहां लिख दिया है सब्जेक्ट टू 115 बीएसी। नीचे लिख दिया है कि अगर तुम 115 बीएसी वाले हो, तुमको यहां पर अब अलग से नोट्स मैंने बैठा दिया ताकि गलती मत करो। अगर तुम 115 बीएसी वाले हो तो पिछले साल का एचपी लॉस करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो सकता, पिछले साल का 35 एडी का लॉस, पिछले साल का इन सब सेक्शन के कारण जो लॉस हुआ है रिसर्च, पिछले साल का एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर अनएब्जॉर्ब्ड है तो आप किसी का भी बेनिफिट नहीं ले सकते हो। 115 बीएसी में अगर हो तुम तब मना है। 115 बीएसी में बोला हुआ है कि हम ये सब डिडक्शन देंगे नहीं, और इनके कारण लॉस हुआ है तो उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं देंगे, और पिछले साल से आ रहा है तो ब्रॉड फॉरवर्ड में सेट ऑफ भी नहीं देंगे।
सर मैंने अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज यहां चेंज की है अपने नोट्स में 14.4 पे नई वाली बुक में। यहां एचपी लॉस के लिए मैंने दो हिस्सा कर दिया, 115 बीएसई में हो या फिर नहीं हो। बोलता है अगर तुम 115 बीएसई से बाहर निकल गए हो, शिफ्ट आउट यानी नॉर्मल स्कीम में आ गए हो, तो तुम आराम से अपने एचपी लॉस को दूसरी इनकम से 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ करो, बच जाए तो कैरी फॉरवर्ड कर लो। लेकिन अगर तुम 115 बीएसई में हो तो ना तो तुम दूसरे रेट से सेट ऑफ कर पाओगे ना कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। सर एचपी लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, कर लो, फिर 115 बीएसई से तुमको शिफ्ट आउट करना पड़ेगा, तुम दूसरे रेट से सेट ऑफ भी कर लो और कैरी फॉरवर्ड भी कर लो। तो प्लीज इस छोटी सी बात का एग्जाम में ध्यान रखना और उसी के लिए यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। सर एग्जाम्पल एक और दे देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। एक और एग्जाम्पल, मान लो तुम मिस्टर ए एक इंडिविजुअल हो इंडिविजुअल मानना क्या है, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, तुम्हारे पास एक रेंटल इनकम आई है 10,000 रुपए पर मंथ की, और उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तुम लोन ले रखे हो, इंटरेस्ट है उसका कितना, 3 लाख रुपए पर एनम का, 24 भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 115 बीएसई में भी मिलेगा और नहीं हो तब भी मिलेगा, और 30,000 2 लाख की कोई लिमिट भी नहीं है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा तुम्हारे पास एक पीजीवीपी इनकम है 2,50,000 की, तुमने रिटर्न टाइम से फाइल की है, जीटीआई निकालना है, तो मैंने 2 केस बना दिए कि 115 बीएसई में हो या नहीं हो। सर 115 बीएसई में हो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, और नहीं हो मतलब शिफ्टेड आउट। शिफ्टेड आउट का मतलब तुम नॉर्मल हो, नॉर्मल तुम 2 लाख रुपए तक का लॉस, एचपी लॉस दूसरी इनकम से सेट ऑफ करो, कैरी फॉरवर्ड भी करो। अब रिटर्न तुमने टाइमली फाइल की है, रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 115 बीएसई में भी रह सकते हो और उससे बाहर भी निकल सकते हो। ठीक, अब तुम एचपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हो, सर रेंट से जीएबी आ गया, म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, 30% का 24 का डिडक्शन और इंटरेस्ट का 3 लाख का डिडक्शन लेके तुम्हारे को एचपी लॉस आ गया 2,16,000 का। ठीक, लेकिन अगर तुम 115 बीएसई में हो तो फिर तुमको इसको निल लेना पड़ेगा और इसका कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा एचपी लॉस दूसरे रेट से सेट ऑफ नहीं होगा, ना इसका कैरी फॉरवर्ड होगा, तुमको इसको इग्नोर करना पड़ेगा 2,16,000 को। जो तुम्हारी पीजीबीपी इनकम है वही तुम्हारी जीटीआई हो जाएगी। लेकिन अगर तुम नॉर्मल वाली स्कीम में हो, 115 बीएसई से बाहर निकल गए हो, तो तुम्हें 2,16,000 में 2 लाख रुपए तक का लॉस सेट ऑफ करने मिल जाएगा पीजीबीपी इनकम से, और बाकी 16,000 रुपए तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। ये चीज प्लीज ध्यान रखना अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सर और कुछ, एक छोटी सी बात और ध्यान रख लेना, सर कैपिटल गेन की अमेंडमेंट्स की वीडियो अलग से आएगी, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारा यहां पे यूज कर रहा हूं। हम क्लास में पढ़ते हैं क्या, सेट ऑफ ऑफ लॉस में हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर है तो उसका सेट ऑफ सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं हो सकता, पढ़ते हैं क्लास में। ठीक, अब कैपिटल गेन चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आ गई है, 23 जुलाई 2024, ये तो आप देखो सुन चुके होंगे। कैपिटल गेन में अब एक अमेंडमेंट आ गई है क्या, इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कब से आई अमेंडमेंट, सर 23 जुलाई 2024, और उसके बाद के ट्रांसफर पे इंडेक्सेशन बेनिफिट बिना लिए कैपिटल गेन कंप्यूट करना होगा। टैक्स रेट में भी चेंजेस आए। सर मैं कैपिटल गेन की पूरी कवरेज अलग से क्लास में दूंगा। ठीक, आपको लगता है मैंने कवरेज लेट से दी है तो आप कहीं और से कवर कर लो भाई, किसी भी फैकल्टी के लिए तो आप बैठे नहीं रहोगे। मान लो मैंने लेट से अपडेट की कोई कवरेज अमेंडमेंट्स, आप कहीं और से कर लो उसको कवर, और मेरी आ गई है तो मेरे यहां भी कवर कर लो, क्या दिक्कत है, अमेंडमेंट ही तो है। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है। अब कंफ्यूजन क्या है, सर मेरा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ज्वेलरी बेचने से, और ज्वेलरी मैंने अमेंडमेंट के पहले बेची है 1 मई 2024 को, डेट ऑफ ट्रांसफर जहां मैंने इंडेक्स बेनिफिट लिया है, ले सकते हैं, हाँ एक पर्टिकुलर डेट है 23 जुलाई 2024, उस दिन या उसके बाद अगर तुम बेचोगे तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सर मैंने एक और चीज बेची है पेंटिंग, कब, अमेंडमेंट के बाद 1/11/2024 को, और वहां मैंने कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया और वहां मेरा कैपिटल गेन है। सर सवाल यह है कि पुराना जो इंडेक्स लेने के बाद कैपिटल लॉस निकला और अमेंडमेंट के बाद जो इंडेक्सेशन नहीं लिया वहां कैपिटल गेन निकला है, तो क्या मैं इसको सेट ऑफ कर सकता हूं। सेट ऑफ ऑफ लॉस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ना सर
डेट ऑफ ट्रांसफर 1 मई 2024 थी, बिफोर अमेंडमेंट, तो हमने वहां इंडेक्स बेनिफिट ले रखा है, कोई बात नहीं। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना डेट ऑफ ट्रांसफर कब हुई, अमेंडमेंट के बाद, तो वहां हमने इंडेक्स बेनिफिट नहीं ले रखा है। तो क्या एक जगह इंडेक्स बेनिफिट लिया है, एक जगह इंडेक्स बेनिफिट नहीं लिया है? अब क्या सेट ऑफ कर दें? आराम से सेट ऑफ कर दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते हो। बस मुझे इतना ही कुछ बताना था कि सर सुना है कैपिटल गेन चैप्टर में अमेंडमेंट्स हुई हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेके, टैक्स रेट को लेके, कैपिटल गेन कोई कंप्यूटेशन को लेके, कोई बात नहीं। वो अमेंडमेंट्स कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए, आप गेन कंप्यूट करो, लॉस कंप्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इधर जब आते हो सेट ऑफ लॉस चैप्टर में, तो यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 111A वाला है, सेट ऑफ कर लो, जबकि टैक्स रेट अलग अलग है। सर टैक्स रेट तुम्हारे अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे अब यहां पे कंप्यूट करने का तरीका अलग है, बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट, एक जगह इंडेक्सेशन लिया, एक जगह नहीं लिया, सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ऑफ चैप्टर में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है कि भाई इंडेक्सेशन वाला को इंडेक्सेशन वाले के साथ करना और विदाउट इंडेक्स वाले को विदाउट इंडेक्स के साथ करना, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है। तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन कैपिटल गेन की अमेंडमेंट को लेके मत रखना लॉस सेट ऑफ करते समय, ठीक है। और सर एडवांस टैक्स में मैंने बोला था कि एडवांस टैक्स में अमेंडमेंट्स नहीं है, और यहां मुझे अलग से तुम्हें कुछ बताने के लिए भी नहीं है। सर एडवांस टैक्स में कोई अमेंडमेंट है क्या? नहीं है। अलग से कुछ बताना चाहते हो? एक चीज खाली ध्यान रखना, एडवांस टैक्स कंप्यूट करते समय टैक्स रेट कंप्यूट लगाने पड़ते हैं, और 115 BAC होगा, SCC जिसका तुम एडवांस टैक्स कंप्यूट कर रहे हो, अगर वो 115 BAC वाला हुआ तो वहां पर नया टेबल लगाना, अमेंडमेंट है टैक्स रेट में, टैक्स रेट 115 BAC, प्लीज नया टेबल लगाना। इसकी भी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा यूट्यूब पे, बट यहां दिया हुआ है नया टेबल, रेट वही है, नील 5, 10, 15, 20, 30, लेकिन पहले 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे लेवल देखते थे, अभी नया टेबल क्या है, 3, 7, 10, 12, 15। सर एक 4 लाख का भी सुना है, एक 4 लाख का भी आप सुने होंगे। सर ये तो गलत है, हमने तो एक 4 लाख का भी सुना है। सर वो जो 4 लाख वाला टेबल है वो बजट 2025 फाइनेंस एक्ट 2025 का है, जिसका आपको कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या बोला, आपके एग्जाम्स के लिए बजट 25 फाइनेंस एक्ट 25 रेलेवेंट नहीं है। ये टेबल आगे जाके फिर अमेंड हो चुका है बजट 25 में, फाइनेंस एक्ट 25 में, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको यही टेबल एग्जाम्स में पढ़ के जाना है। सोशल मीडिया में 4 लाख वाला चल रहा है, 4 लाख रुपए वाला चल रहा है जी सर, 4 लाख रुपए का टिक नया टेबल आ गया है और 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, रिबेट के लेवल में चेंज वेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन किसी भी बात पे ध्यान मत देना, वो सब फाइनेंस एक्ट 2025 के बेस पे है, जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना ही नहीं है, जनवरी 2026 तक और दिसंबर 2025 तक। एडवांस टैक्स की क्लास में कोई अमेंडमेंट नहीं है एडवांस टैक्स से रिलेटेड सेक्शन में, लेकिन वहां टैक्स कंप्यूट करते हैं, और अगर SEC ने 115 BAC ऑप्ट कर रखा है तो प्लीज ये नया वाला टेबल लगाना, पुराना वाला मत लगाना। बस इतना ही मैं इनपुट देना चाहूंगा तुम्हारे को। नया वाला टेबल वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 2.8 पे तुम देख सकते हो। इससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, डोंट वरी। सर मेरी तरफ से सेट ऑफ में और मुझे कुछ भी इनपुट नहीं देना है, जो बताया बस उसका ध्यान रखना। क्लबिंग में ऑलरेडी बता चुका हूं। सेट ऑफ मेरी तरफ से सारे इनपुट जो मैं देना चाहता था दे दिया, अमेंडमेंट्स को लेके। क्लबिंग डन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक पार्ट करवा दिया खाली फैमिली पेंशन को लेके, बाकी पार्ट्स के लिए अलग से क्लास आएंगी। अब हमारा आज की इस क्लास में एक छोटा सा डिस्कशन बचा है रिटर्न चैप्टर को लेके। पहले इसको लिख लीजिए। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। सर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रिटर्न लेट से फाइल करोगे तो HP लॉस भी कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप सेक्शन 115 BAC में रहोगे। यहां पर इंस्टीट्यूट ने भी गलती कर रखी है अपनी किताब में। इंस्टीट्यूट ने भी ये चीज, CA इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में ये चीज हाईलाइट नहीं की है कि भाई अगर तुम रिटर्न लेट से फाइल करते हो तो फिर उसके कारण तो तुमको 115 BAC में रहना पड़ेगा, और 115 BAC में रहोगे तो HP लॉस न तो तुम सेट ऑफ कर पाओगे ना कैरी फॉरवर्ड।
तो इसीलिए ये एग्जाम में तुमको अपनी तरफ से अच्छे से लिखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने भी अपने स्टडी मैट में इस चीज को हाईलाइट नहीं किया, और ये तुम किसी भी प्रोफेशनल पर्सन से चेक करा लो, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इंस्टीट्यूट आंसर क्या दे रहा है? ऑप्शन 1 अगर वो 115 बीएससी में है तो क्या होगा, और ऑप्शन 2 नहीं है तो क्या होगा। अरे 115 बीएससी में ही रहना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न बिलेटेड है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रख लेना। इंस्टीट्यूट यहां पर सी इंस्टीट्यूट यहां पर थोड़ा सा इस चीज को अपनी बुक में अपडेट नहीं किया है, आने वाले समय में कर ही लेगा। आप एग्जाम में लिखते समय ही जरूर कोट करना कि भाई उसको तो 115 बीएससी में ही रहना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न उसकी बिलेटेड है। तुम लॉजिक दे रहे हो ना, एमसीक्यू तो है नहीं, लॉजिक तुम दे रहे हो कि क्यों नहीं एचपी लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। सेक्शन 80 ठीक है, सेक्शन 115 बीएससी के कारण एचपी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और चूंकि रिटर्न बिलेटेड है इसलिए इसको 115 बीएससी में ही रहना पड़ेगा। इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, ऑप्शन है नहीं इसके पास। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। यहां पे आराम से मैंने कंपैरिजन बना दिया तुमको एचपी लॉस का। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती तो मैं 24B का बेनिफिट नहीं देता 115 बीएससी में, लेकिन प्रॉपर्टी लेट आउट है, 24B का बेनिफिट लोगे, लेकिन बेनिफिट लेने से लॉस हुआ 115 बीएससी में, तुम उसको दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, तुम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं इस चीज को, इसीलिए मैंने करवा दिया एक स्पेशल क्वेश्चन अमेंडमेंट के नाम पे। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, चलिए डन। सर अमेंडमेंट के पहले का लॉस और अमेंडमेंट के बाद का गेन एक जगह इंडेक्सेशन है एक जगह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से सेट ऑफ कर दो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। डन, वीडियो रोक के लिखा। एडवांस टैक्स में प्लीज एसएससी ध्यान रखना 115 बीएससी वाला हो तो उसको नए टेबल यूज करके टैक्स कंप्यूट करना। डन, रिटर्न ऑफ इनकम आ जाओ वॉल्यूम 2 में रिटर्न ऑफ इनकम के नोट्स पे। कुछ और भी बातें बतानी है मुझे इसमें, छोटी छोटी 115 बीएसी को ही लेके, है ना। पेज नंबर 15.1 पे आ जाओ। सर रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में थोड़ी बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, बट जो मेजर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, जैसे बिलेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट है या ड्यू डेट डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि ड्यू डेट आपकी क्या होंगी, जुलाई या अक्टूबर या नवंबर, या फिर किस किस लोगों को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अगर आपकी इनकम मान लो नहीं है फिर भी कौन कौन से सिचुएशंस है जहां पे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फॉरेन ट्रिप, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट, करंट अकाउंट में डिपॉजिट, या आपका बिजनेस का टर्नओवर, या आपका ड्यूरिंग द ईयर टीडीएस टीसीएस। क्लास में पढ़ते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट। सर जो भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं ड्यू डेट को लेके, रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी कब कब है, बिलेटेड रिटर्न, लॉस की रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, या फिर आपका जो रिटर्न को वेरीफाई कौन करेगा, या फिर रिटर्न प्रिपेयरर। सर इन सब में कहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, मोटा मोटी जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हो बस उसी को रिवाइज करके एग्जाम में जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स है पेज नंबर 14 और पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 14 वाली अमेंडमेंट्स तो रेलिवेंट है भी नहीं। सर क्या है पेज नंबर 14 वाली अमेंडमेंट्स? एक यहां पर आगे जाने से पहले मैं बता दूं, यहां जो हम लोग पढ़ते हैं ना पेज नंबर 15.2 पे हम लोग पढ़ते हैं केसेस जहां पर आपकी इनकम तो 3 लाख क्रॉस नहीं कर रही है। होता है ना कि सर बिना डिडक्शन लिए, बिना सेक्शन 54 सीरीज का बेनिफिट लिए हमारी इनकम 3 लाख क्रॉस कर गई, ये वाला पॉइंट। सर हमारी इनकम बिना चैप्टर 6A का डिडक्शन लिए, 54 जो एग्जम्पशन सीरीज है कैपिटल गेन की, बिना उसका डिडक्शन लिए, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सेक्शन 115 बीएससी में 3 लाख क्रॉस कर गई है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, राइट। एक ये पढ़ते हम लोग क्लास में। एक हम लोग पढ़ते हैं आपकी इनकम 1 लाख ही है, 50,000 ही है, लेकिन आपने क्या किया है, अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक, 1 करोड़ से अधिक, या फिर आपने 2 लाख रुपए से अधिक का खर्चा कर दिया फॉरेन ट्रिप पे,
और या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर दिया ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख से अधिक का, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये भी पढ़ते हैं क्लास में सर। उसके अलावा हम लोग यहां क्या पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ और अदर कंडीशंस भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, जहां पर हम आपकी इनकम नहीं देखेंगे। इनकम मतलब आपकी इनकम जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का थ्रेशोल्ड है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 3 लाख, वो क्रॉस नहीं कर रहा है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इलेक्ट्रिसिटी देखते थे, फॉरेन ट्रेवल का रुपए का अमाउंट देखते थे, आपका पैसा कितना डिपॉजिट हुआ है अकाउंट में वो देखते थे। अब उसके अलावा गवर्नमेंट ने यहां पर राइट रखा हुआ था कि हम कोई और कंडीशन भी प्रिस्क्राइब करेंगे, तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया 37/2022 डेटेड 21 अप्रैल 2022। वहां रूल प्रिस्क्राइब किया, रूल 12AB, और वहां 4 और केसेस दिए जहां पर आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा, भले ही आपकी इनकम आपके बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस ना करे। जिसमें हम आपके बिजनेस या प्रोफेशन की रिसीट्स देखेंगे, मतलब बिजनेस में टर्नओवर देखेंगे और प्रोफेशन में रिसीट्स देखेंगे, टीडीएस टीसीएस का अमाउंट देखेंगे, और या फिर आपने सेविंग अकाउंट में कितना डिपॉजिट किया है वो देखेंगे। सर यहां पर क्या होता है, इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन नंबर का रेफरेंस देके एग्जाम में सवाल पूछ रही है। मैंने अपनी बुक में नोटिफिकेशन नंबर नहीं दिया था, ये ध्यान रखना। हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन के रेफरेंस देके बोले कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था जिसमें बोला गया था कि आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अगर वो सब कंडीशंस में से कहीं भी आप फुलफिल करते हैं तो वो नोटिफिकेशन या वो रूल जो प्रिस्क्राइब्ड है वो बताओ। आपको ये रूल नंबर तो याद करने मैंने क्लास में बोला ही था, आपको ये नोटिफिकेशन नंबर का रेफरेंस भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में सीधा नोटिफिकेशन के रेफरेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये नोटिफिकेशन नंबर मेरी बुक में नहीं है, लिख लो आप। सर ये 3 केस पहले थे, उसके बाद 4 केस और ऐड हो गए, टोटल 7 ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको यहां पर तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं हुआ, क्योंकि आपकी इनकम का लेवल 3 लाख क्रॉस कर ही नहीं रहा था, फिर भी आपको इन 7 केसेस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो सकता है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में पूछता है या इन पे प्रैक्टिकल भी पूछता है। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। अब इनको बनाने के लिए यहां पर इस जगह पर मैं बच्चों को बोलता हूं भाई टीडीएस टीसीएस की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर का क्वेश्चन करना चाहते हो तो। बाकी तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा कंडीशन है कि तुमने करंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट किया, सेविंग अकाउंट में कितना डिपॉजिट किया, प्रोफेशनल में तुम्हारी रिसीट कितनी है, बिजनेस में टर्नओवर कितना है, महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, बाकी तो सीधा सीधा है। लेकिन सर इस वाले पॉइंट के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें टीडीएस टीसीएस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं होगी टीडीएस टीसीएस चैप्टर की नॉलेज तो हो सकता है यहां का 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल जो पूछे वो बने ही ना। किस पेमेंट पर कितना % टीडीएस होके कितना टीडीएस कटा, और वो टीडीएस 25,000 या 50,000 क्रॉस किया कि नहीं किया, करेगा तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि टीडीएस कहां कहां कितना कितना % कटता है, तो वो कनेक्शन हो गया, इंटरलिंकिंग। अब आप मान लो एग्जाम में टीडीएस टीसीएस चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो हो सकता है आपसे रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर का भी क्वेश्चन ना बने। छोड़ के तो जाना ही नहीं है आपको ना कोई भी चैप्टर, फिर भी आजकल बच्चे वो एबीसी एनालिसिस और वेटेज बेस्ड स्टडीज करते हैं, चैप्टर ही को छोड़ के जाते हैं। एक होता है चैप्टर पढ़ लो, रिवाइज कर लो, एग्जाम की रात में अगर देखने का मौका ना मिले तो मत देखना। बच्चा चैप्टर ही नहीं करता है आज के दिन, वो तो गलत है। ये एक गलत फितरत आ गई है कि भाई 10 चैप्टर सिलेबस में हम 6 ही करके जाएंगे। ऐसे नहीं होता एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस होता है कि 10 चैप्टर है तो हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देंगे, कुछ चैप्टर पे कम ध्यान देंगे, ये होता है एबीसी एनालिसिस। बट उसका मिसयूज करते हैं बच्चे लोग, क्या करोगे। तो ये नोटिफिकेशन नंबर आपने वीडियो रोक के लिख लिया। अब सीधा अमेंडमेंट वाले पोर्शन पे चलते हैं, पेज नंबर 14, जो अमेंडमेंट है बट आपके एग्जाम्स के रिलेवेंट नहीं है। सर एक अपडेटेड रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट है, और अब तो ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। क्लास में जो पढ़ाया है बस उसमें 1-1 साल आगे बढ़ा देना अमेंडमेंट के नाम पे। भाई आपने क्लास में क्या पढ़ा, असेसमेंट ईयर 24-25 को बेस लेके, अब रेफरेंस में क्या है, असेसमेंट ईयर 25-26 का बेस, बस इतना ही करना है। इसमें कोई अमेंडमेंट तो है नहीं, क्लास में पढ़ा रखा है ये। सर यहां पर एक अमेंडमेंट आई है, बोलता है कि एक सेक्शन है, सेक्शन 119,
सेक्शन 119 में आप सीबीडीटी को एप्लीकेशन देके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर रिटर्न फाइल करने की डेट चली गई तो भी हमको रिटर्न फाइल करने दीजिए, क्योंकि हमें कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, कुछ मेरे टैक्स हैं टीडीएस एडवांस टैक्स के, वो रिफंड लेने हैं। सर हम कहते हैं ना कि रिटर्न को ड्यू डेट पे फाइल करो तभी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होगा, तो आप जाके सेक्शन 119 में रिक्वेस्ट कर सकते हो और सीबीडीटी और उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर से परमिशन ले सकते हो टू क्लेम द रिफंड, टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। तुम मान लो 2-3 साल के बाद एक रिटर्न फाइल करना चाहते हो, ड्यू डेट जा चुकी, सर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जा चुकी, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जा चुकी, तुमको 2-3 साल के बाद नींद खुली और अब तुम रिटर्न फाइल करना चाहते हो टू क्लेम द रिफंड, टू क्लेम द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक, सर मैं 3 साल से इंडिया में नहीं था, मैं बाहर किसी कंट्री में गया और वहां फंस गया, वीजा वगैरह का दिक्कत हो गया इसलिए यहां पर नहीं आ पाया मैं, जेन्युइन रीजन की एप्लीकेशन यहां लगाई और आपने ऑर्डर ले लिया रिटर्न फाइल करने का। तो जब आप सेक्शन 119 में ऑर्डर ले लेते हो अपने फेवर में रिटर्न फाइल करने की और रिटर्न फाइल करते हो, तो आपके ऊपर जो नॉर्मल रिटर्न फाइल करने के प्रोविजन है सेक्शन 139 के, वो अप्लाई होंगे। बस ये छोटी सी अमेंडमेंट है। कहता है वेयर एनी रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। अगर आप सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में ऑर्डर आया है आपके पास सीबीडीटी का और फिर रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपके ऊपर सेक्शन 139 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक है, बस एक अमेंडमेंट है, टेक्निकल इसका यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने में, लेट फी की कैलकुलेशन करने में, डिपार्टमेंट आपके ऊपर कोई एक्शन लेगा इस रिटर्न के अगेंस्ट में उसके लिए, अदरवाइज एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है भी और ना भी, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है रीडिंग पर्पस, इसको इग्नोर करके ही चलो आप एग्जाम में। हाँ, अब जैसे 139(9) जो है हमारा डिफेक्टिव रिटर्न का कॉन्सेप्ट, यहां आपके 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ देता है। सर एक अमेंडमेंट आधार आईडी को लेके सेक्शन 139AA में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर आपको क्या कहता है, एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर शेल कोट आधार नंबर इन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ द पैन नंबर और फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न एग्जाम। अगर आप आधार के लिए एलिजिबल हैं तो आपके पास आधार नंबर पहले लीजिए, फिर उसकी हेल्प से पैन नंबर लीजिए, आधार नंबर ले लीजिए, उसकी हेल्प से आप रिटर्न फाइल कीजिए। यानी अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं या उसके पहले पैन नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां पर आधार नंबर मांगा जाएगा, आपको आधार नंबर पुट करना होगा। अब यहीं पर आपने क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ कैटेगरी एग्जम्प्ट होती हैं, जो मैंने बोला था एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों को आधार से एग्जम्पशन दिया हुआ है, यानी ये लोग बिना आधार के भी पैन नंबर अप्लाई कर सकते हैं, बिना आधार के भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और एग्जाम का थ्योरी क्वेश्चन होता है, ये इंपॉर्टेंट पहले ही मैंने क्लास में आपको बता रखा है। सर यहां पर एक रिलैक्सेशन थी कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर अप्लाई कर दीजिए, फिर आपको वहां क्या मिलेगा, आपके पास आधार नंबर नहीं है। रिलैक्सेशन क्या थी, आपके पास आधार नंबर नहीं है और आप पैन नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आधार अप्लाई कीजिए। अब आधार अप्लाई करेंगे तो आधार नंबर आने में टाइम लगेगा, तो सर जब आप आधार अप्लाई करेंगे तो आपको इनरोलमेंट आईडी मिल जाएगी वहां पे आधार सेंटर से 28 डिजिट की, आप उसको इनकम टैक्स में कोट करके पैन नंबर अप्लाई कर दीजिएगा। यानी अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप जाइए आधार अप्लाई कीजिए, आधार अप्लाई करने पर आधार आने में टाइम लगता है, तो एप्लीकेशन करने पर आपको वहां क्या मिल जाता है, 28 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी। वो लेने के बाद आप फटाफट इधर आके पैन अप्लाई कर दीजिए, रिटर्न फाइल कर दीजिए। अब लोग ऐसा कर लिए। अब ऐसा करने के बाद लोग क्या करें, अपने आधार नंबर को अपडेट ही ना करें। रिटर्न फाइल करनी थी, पैन नंबर अप्लाई करना था, क्या किया, इनरोलमेंट आईडी की हेल्प से वो काम कर दिया। तो भाई इनरोलमेंट आईडी के हेल्प से आपने ये काम कर दिया, तो फ्यूचर में आपका जब आधार नंबर आ गया तो आधार नंबर दो इनकम टैक्स पोर्टल पे, नहीं दे रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन ही हटा दिया। सेक्शन 139AA को अमेंड कर दिया 1 अक्टूबर 2024 से, बोला नो मोर पैन एप्लीकेशन और इनकम टैक्स रिटर्न विल बी एक्सेप्टेड विथ द हेल्प ऑफ इनरोलमेंट आईडी। आपके पास आधार नंबर होना ही चाहिए, हम इनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर पैन नंबर का एप्लीकेशन या रिटर्न नहीं लेंगे। ये अमेंडमेंट आ गई, बस छोटी सी। क्या, द प्रोविजन ऑफ कोटिंग इनरोलमेंट आईडी शैल नॉट अप्लाई
in respect of any application form for the allotment of permanent account number or for the purpose of return income furnished। 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर आपको पैन नंबर अप्लाई करना है या इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो इनरोलमेंट आईडी से आपका काम नहीं चलेगा, आपको आधार नंबर देना होगा। ठीक, एक अमेंडमेंट ये आई। दूसरी अमेंडमेंट क्या आई? दूसरी अमेंडमेंट ये आई कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर पैन नंबर अप्लाई कर रखा है, रिटर्न फाइल कर रखी है, वो लोग अब एक फिक्स समय जो भी हम नोटिफाई करेंगे उस समय तक अपना आधार नंबर अपडेट करा दे पोर्टल पे। बस अब वो समय में जब भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी वो सब अपने को भी नहीं पढ़ना एग्जाम के लिए। उसी से मिलती जुलती एक अमेंडमेंट आ गई 1 अक्टूबर को 2024 से। क्या? एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड परमानेंट अकाउंट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट आईडी। ठीक, तो अब क्या करना होगा आपको? अब आपको इंटीमेट करना होगा अपना आधार नंबर टू सच अथॉरिटी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन और बिफोर अ डेट टू बी नोटिफाइड। गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी जिसमें लिखा रहेगा कि आपको आधार नंबर अब कैसे अपडेट करना है, और एक डेट नोटिफाई करेगी कि इस दिन तक ये सारे काम कर लेने हैं। कॉन्सिक्वेंसेस फिर वही आपका पैन नंबर इनवैलिड कर देंगे, इनऑपरेटिव कर देंगे। सर मोटा मोटी अमेंडमेंट्स क्या है? अब आपको इनरोलमेंट आईडी की हेल्प से पैन नंबर अप्लाई करने नहीं मिलेगा, रिटर्न फाइल करने नहीं मिलेगा। 1 अक्टूबर 2024 और उसके बाद दूसरा, मान लो आपने अमेंडमेंट आई है 1 अक्टूबर को और 25 सितंबर को तुमने क्या किया है? इनरोलमेंट आईडी की हेल्प से रिटर्न फाइल कर दी है, इनरोलमेंट आईडी की हेल्प से पैन नंबर अप्लाई कर दिया है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुम्हारा क्या गया? इनरोलमेंट आईडी गई, आधार नंबर नहीं गया। तो उसके लिए फिर से एक अमेंडमेंट और डाली कि भाई अब एक डेट हम नोटिफाई करेंगे, एक प्रोसीड्योर नोटिफाई करेंगे, उसको फॉलो करके अब तुम पहले हमें इनरोलमेंट आईडी दिए थे, अब तुम हमें आधार नंबर देना। बस इतनी सी अमेंडमेंट है इस चैप्टर में, और कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, और ये चैप्टर प्लेन है। जो भी आपने क्लास में पढ़ा उसी को रिवाइज कीजिए, एग्जाम्स में अपीयर कीजिए, और हो सके तो नई बुक में शिफ्ट कर जाइए, उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ डाउनलोड करके आप क्वेश्चन आंसर बनाइए। रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चंस मैंने कम किए हैं बिकॉज ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। प्लीज, रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में हमारे 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। अब काफी सारे क्वेश्चन कन्फ्लिक्ट हो रहे थे 115 बीएसी के कारण, तो हमने काफी सारे क्वेश्चन इसमें रिड्यूस किए हैं। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो प्लीज रेफर कीजिए हमारी नई बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, पीडीएफ में अवेलेबल, एक बार उसको बना लीजिए। यहां क्या ध्यान रखना है सर? यहां पर जो लिमिट है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी की लिमिट देखनी है 3 लाख रुपए की। रिटर्न फाइल करना आपको मैंडेटरी है या नहीं है, उसके लिए आपको 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख की लिमिट नहीं देखनी है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की 3 लाख की लिमिट देखनी है। क्यों सर? क्योंकि लॉजिकली अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से बाहर निकलना चाहते हैं तो बिना रिटर्न फाइल के निकल ही नहीं सकते। सर मैं 115 बीएसी से बाहर निकलना चाहता हूं तो उसके लिए तो मैंडेटरी है ड्यू डेट के पहले पहले रिटर्न फाइल करना, तभी आप बाहर निकल पाओगे। यहां हम पढ़ क्या रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को रिटर्न फाइल करना कम मैंडेटरी है। अब तुम क्या बोलते हो? सर मैं 115 बीएसी से बाहर निकलना चाहता हूं, तो वैसे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। हम आपकी इनकम का लेवल उसमें क्यों देखेंगे? तो इनकम का लेवल यानी आपकी इनकम बिफोर एग्जम्पशंस ऑफ 54 सीरीज या फिर बिफोर डिडक्शन चैप्टर 6A 80C से 80U, आपकी इनकम 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहां पर 115 बीएसी सेक्शन को ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे। अब इंस्टीट्यूट ने यहां भी ऑप्शन बना दिया है दूसरा कि अगर आप 115 बीएसी से बाहर निकल रहे हैं तो इनकम का लेवल 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं। वो थोड़ा गलत लगा मुझे। क्यों? क्योंकि 115 बीएसी से बाहर निकलने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो। तो वहां थोड़ा कंफ्लिक्ट रहेगा मेरे और इंस्टीट्यूट के बीच में। बाकी आप अपना 3 लाख को बेस लेके एग्जाम में आंसर दीजिएगा कि सर मिस्टर ए है जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सेक्शन 115 बीएसी फॉलो कर रहा है, तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी हुई? 3 लाख। अब इनकम बिफोर डिडक्शन 3 लाख क्रॉस करती है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, नहीं तो नहीं है मैंडेटरी। एक दूसरा, अगर वो 115 बीएसी से शिफ्ट आउट करना चाहता है तो रिटर्न फाइल करना ड्यू डेट के समय मैंडेटरी है। डिक्लेरेशन दीजिए और रिटर्न फाइल कीजिए, तभी आप 115 बीएसी से बाहर निकल सकते हैं। इस तरीके का आंसर देने की कोशिश करना, इसलिए मैंने यहां पर स्पेसिफिकली 3 लाख 115 बीएसी लिख के हाईलाइट कर रखा है।
अब आई डोंट नो व्हाई सीए इंस्टीट्यूट ने 2 ऑप्शन वहां पे दिए हैं। सीए इंस्टीट्यूट ने यहां 2 ऑप्शन दे दिए हैं। 115 बीएससी है तो 3 लाख देखो, और 115 बीएससी से शिफ्ट आउट कर रहे हो तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन द एज देखो। मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। बाकी ठीक है, एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर तुम देख लेना इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से, सीए स्टूडेंट। चलिए, तो मोटा मोटी सर इस अमेंडमेंट की वीडियोस में हमने थोड़ा सा देखो, अमेंडमेंट तो कुछ खास नहीं थी, क्लबिंग में नहीं थी, सेट ऑफ में नहीं थी, एडवांस टैक्स में नहीं थी, और नाम मात्र के बराबर थे रिटर्न ऑफ इनकम में। फिर भी टाइम दिया, काफी सारे एग्जांपल्स दिए और क्रॉस कनेक्शंस करने की कोशिश की कि एग्जाम में क्लबिंग के क्वेश्चन में या सेट ऑफ के क्वेश्चन में आपको 115 बीएसी की किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, चाहे वो सैलरी के स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात हो, फैमिली पेंशन के डिडक्शन की बात हो, और या फिर आपको वो एचपी के लॉसेस के सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की बात हो। ठीक, बाय, टेक केयर। और भी ऐसे ही छोटी छोटी अमेंडमेंट की लेक्चर्स आती रहेंगी। ये हो गया डीटी अमेंडमेंट्स लेक्चर 2 सीरीज 2। ऐसे ही 3, 4 आती जाएगी, मैं उसमें चैप्टर कवर कराते जाऊंगा। अकॉर्डिंगली आप अपने आप को एग्जाम्स के लिए अपडेट करते रहो। जब भी जो क्लास आए डिस्क्रिप्शन को जरूर देखो, ठीक। और अभी ये सीरीज में हम लोग बजट 2025 फाइनेंस एक्ट 2025 कवर नहीं कर रहे हैं, वो 2026 के एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट होगी, मई 26, जून 26, उन सब के लिए। तो अभी वो सब हम कवर कर ही नहीं रहे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।